हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं हाइड्रोलॉजी के चैप्टर नंबर पहला, जिसके अंदर प्रेसिपिटेशन और जनरल एस्पेक्ट्स ऑफ हाइड्रोलॉजी के बारे में हम यहाँ पर कवर करेंगे। यानी कि ये हमारे यहाँ पर जो है दो चैप्टर्स हमारे यहाँ पर कवर करके रखेगा, है ना। जो हमारा इंट्रोडक्टरी सेशंस है उनको भी कवर करेगा और साथ के साथ ही जो प्रेसिपिटेशन वाला लेक्चर है उसको भी ये साथ के साथ ही कवर कर लेता है। ठीक है, तो ईएससी के अंदर आए हुए सवाल हम यहाँ पर इसमें एक एक करते हुए देखते हैं, जिससे हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। चलो, तो पहला हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है डबल मास कर्व के बारे में। अच्छा देखो, दो तरह की है ना आपको बेसिकली ग्राफ देखने को मिलेंगे। पहला देखने को मिलेगा आपको मास कर्व, देख लेना। इन दोनों में कंफ्यूजन होता है। एक तो सर मास कर्व हमने देखा है और एक आप लोग यहाँ पर देखेंगे डबल मास कर्व। इन दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है ये मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, इसके अलावा बाकी काफी सारे हैं, लेकिन उनके बारे में अभी हम यहाँ पर चर्चा नहीं करेंगे, है ना। जैसे डीएडी कर्व भी है हमारे पास यहाँ पर एक, उसके बारे में भी आप लोगों से जैसे सवाल पूछता जाएगा वैसे वैसे बताएंगे। जैसे डीएडी कर्व है आप लोगों का यहाँ पर। इसके अलावा हमने यहाँ पर इंटेंसिटी वाले कर्व्स भी आप लोगों ने यहाँ पर देखे हैं। इसके अलावा आपका हीटोग्राफ, वो भी मोस्ट कॉमन है, मोस्ट पॉपुलर है, वो भी हम लोगों ने यहाँ पर जो है देख रखा है। बट फिलहाल जो है हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर सिर्फ दो के बारे में बात करेंगे। एक तो मास कर्व के बारे में बात करेंगे, एक डबल मास कर्व के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो नाउ व्हाट इज द मास कर्व। देखो, मास कर्व जो होता है ये आप लोगों का यहाँ पर रिलेशनशिप दिखाएगा। देखो, ये आप लोगों को यहाँ पर किस किस के बीच का रिलेशन दिखाएगा, ये बताएगा आपको रिलेशनशिप बिटवीन अक्यूमुलेटेड रेनफॉल वर्सेस टाइम के। तो यानी कि इन दोनों के बीच में रिलेशन को आप लोगों को यहाँ पर ये शो करता है। यानी कि ये दिखाता है कि टाइम के साथ साथ कितनी बारिश आप लोगों की आ रही है, और बारिश को आप लोगों को अक्यूमुलेशन में या क्यूमुलेटिव फॉर्म में आप लोगों को यहाँ पर रिप्रेजेंट करना होता है। जैसे कि मैं कह दूं ना कि जैसे बारिश चालू हुई है, सुबह बारिश चालू हुई, तो लेट मी से मैं यहाँ पर सुबह मॉर्निंग के बारे में बात कर रहा हूँ कि मॉर्निंग में आप लोगों की यहाँ पर बारिश चालू हुई, तो पूरे दिन का ग्राफ किस तरह से शो होगा। जैसे कि मान लो शुरुआत में बारिश हो रही है, ये बारिश हो रही है, पहले 2 घंटे शुरुआत इनिशियल 2 घंटे आप लोगों की बारिश हुई, फर्स्ट 2 आवर्स बारिश हुई। ठीक है, अच्छी खासी बारिश हुई। ठीक है, इसके बाद आप लोगों की बारिश नहीं थी, है ना। तो आप लोगों को यहाँ पर देखो, इस साइड जो है ये आप लोगों की टोटल रेनफॉल है, टोटल प्रेसिपिटेशन लिख देता हूँ, और यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर देखो टाइम। ठीक है, जैसे मैंने कह दिया ना, पहले 2 घंटे अच्छी बारिश हुई, तो ये पहले 2 घंटे का आप लोगों को यहाँ पर एक कर्व बना इस तरह का। फिर आप लोगों की बारिश नहीं हुई तो कर्व बिल्कुल वैसा का वैसा, यानी बारिश नहीं है ना। फिर वापस बारिश हुई तो वापस का वापस शो कर देगा इस तरह का कर्व। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप लोग बात करें कि अगर इस कर्व की मैं स्लोप निकालूं, तो इसकी जो स्लोप है ना, इसकी जो स्लोप है ये आप लोगों को यहाँ पर क्या बताएगी, स्लोप आप लोगों को बताएगी इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल या प्रेसिपिटेशन। तो इंटेंसिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन को आपको इसकी स्लोप दिखा देती है। देखो, साफ साफ पता चल रहा है ना। इंटेंसिटी आपको क्या बताएगी, देखो इंटेंसिटी आप लोगों को यहाँ पर इंटेंसिटी आप लोगों को बताती है कितने सेंटीमीटर की पानी आ रहा है, कितने से ड्यूरेशन में आ रहा है ना। ये इंटेंसिटी होती है। इंटेंसिटी का मतलब यही तो है कि जैसे कि मैं कह दूं ना कि जो 5 mm/h की रेट से बरस रहा है पानी, है ना, तो इंटेंसिटी हो गई। एक जितना आप लोग कह रहे हैं कि एक छोटे से इंटरवल के अंदर कितनी बारिश आप लोगों की आ रही है, उसको आप लोग यहाँ पर इंटेंसिटी से रिलेट करते हैं, कितने सेंटीमीटर/h। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं कि मेरे को यहाँ पर स्लोप निकालूंगा, तो इसकी स्लोप आप लोगों को यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन यहाँ पर निकाल के दे रही है। यानी कि ये बता रहा है कि जैसे कि मैंने मान लो इससे के बीच की स्लोप निकाली, यहाँ पर स्लोप निकाली, इन दोनों के बीच पहले 2 घंटे के बीच की मैंने स्लोप निकाली, है ना। ये स्लोप अलग है, यहाँ पर स्लोप अलग है, यहाँ पर स्लोप अलग है। हर घंटे आप लोगों की यहाँ पर चेंज होती रहेगी जैसे जैसे बारिश चेंज होती रहेगी। तो मैंने पहले 2 घंटे के लिए स्लोप निकाली, तो 2 घंटे के अंदर लेट मी से 4 mm बारिश हुई, है ना। तो 2 घंटे के अंदर, तो देखो यहाँ पर इंटेंसिटी बताता है आपको क्या, प्रेसिपिटेशन अपॉन टाइम इंटरवल। ठीक है, प्रेसिपिटेशन अपॉन टाइम इंटरवल, यानी कि हमने कह दिया 2 घंटे में 4 सेंटीमीटर 4 mm जो भी बारिश करो वो करा देना, है ना। तो यानी कि इससे पता चला मेरे को यहाँ पर क्या, कि ये मैंने mm में लिखा है, ये मैंने r में लिखा है। यानी कि क्या पता चला मेरे को 2 mm/h की रेट से आप लोगों के यहाँ पर बारिश हो रही है ना। तो ये आप लोग क्या दिखा रहे हैं, ये आपको मास करो कि जो स्लोप है ये आपको दिखा रहा है क्या, इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल या प्रेसिपिटेशन। ठीक है, जो भी आप बोलना चाहे वो आप बोल सकते हैं। ठीक है, चलो अब बात करते हैं व्हाट इज द डबल मास कर्व। सर डबल मास कर्व क्या होता है। देखो, डबल मास कर्व जो है ये आप लोगों की कंसिस्टेंसी वाली टेक्निक है, कंसिस्टेंसी को चेक करने की टेक्निक है। इसके अंदर हम देखते हैं कि हमारा जो रेनफॉल का रिकॉर्ड है वो कितना कंसिस्टेंट आप लोगों का यहाँ पर चलने वाला है। देखो, अब इसको ना कुछ इस तरह से समझना आप लोग, है ना, कि आप लोग यहाँ पर
चीजों को अच्छे से समझना है, इसके लिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि डबल मास कर्व जो है, चीजों को अच्छे से समझ पाए इसलिए मैं बताता हूँ कि डबल मास कर्व जो है ये आप लोगों को यहाँ पर रेनफॉल का डाटा को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अब डबल मास कर्व यानी कि दो तरह की कर्व आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी और वो दोनों कर्व जो है वो आप लोगों को यहाँ पर निकाल के देगी कि कितना डाटा आपका कंसिस्टेंट रहा है या नहीं रहा है। जैसे कहते हैं ना कि कोहली कंसिस्टेंट चल रहा है, कोहली कंसिस्टेंटली से रन बना रहा है, यानी कि हर मैच में उसका बढ़िया रन बन रहा है ना, सेम तरह से बिल्कुल अच्छा स्कोर कर रहा है, हर मैच में अच्छा स्कोर कर रहा है, उसी को हम लोग एक कंसिस्टेंट प्लेयर बोलते हैं। अब ऐसा थोड़ी किसने कभी ज्यादा कर दिया, कभी कम कर दिया, कभी ज्यादा बनाया, कभी कम कराया, इसको नहीं बोलते हैं ना, हम कंसिस्टेंट प्लेयर नहीं बोलते। कंसिस्टेंसी का मतलब प्रॉपर तरीके से रन बना रहा है, हर मैच में रन बना रहा है, बढ़िया रन बना रहा है ना। सेम तरह से हमारा जो रेनफॉल है, रेनफॉल का रिकॉर्ड भी इसी तरह से हम लोग यहाँ पर रखते हैं। जैसे अगर मैं बता दूं, आपके शहर में जितनी बारिश आपकी आती है ना नॉर्मली, हर साल लगभग वही कंडीशन से वैसी बारिश आपको हर साल देखने को मिलेगी। जितनी बारिश आती रही है उतनी बारिश नॉर्मली आपको अगले साल भी देखने को मिली होगी, उतनी आपको पिछले साल भी देखने को मिली होगी, है ना। लगभग उतनी बारिश आपको देखने को मिलती है। या फिर मान लो कभी कभी होता है कि बहुत ज्यादा डिजास्टर्स कंडीशन आ गई, आपदा आ गई, वो बात हम अलग करेंगे, उसको फिलहाल साइड में रख देना कि ड्रोट वगैरह की ऐसी कोई कंडीशन आप लोगों के सामने नहीं आई है। तो आपका रेनफॉल का डाटा जो है एकदम क्या रहता है, कंसिस्टेंट रहता है। जितनी बारिश आपकी हो रही है, जैसे मैं ऑन इंडिया की बताऊं तो इंडिया के अंदर ना, जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है कि जब भी हम देखते हैं एवरेज प्रेसिपिटेशन पूरे ईयर की, तो 108 से 110 के बीच का ही आपको देखने को मिलेगा। कभी 108 हो जाएगा, कभी 109 हो जाएगा, इसी तरह से आपको देखने को मिलेगा। एवरेजली आप लोगों को 1110 के आसपास ही आके 1110 सेंटीमीटर के आसपास ही आपको यहाँ पर बारिश देखने को मिलेगी, एनुअल रेनफॉल, है ना। ठीक है, एंटायर इंडिया की। तो अब आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ इसके अंदर कि आप लोग करते क्या है। तो इसके अंदर आप लोगों को यहाँ पर पता चलता है कि डाटा आपका कितना कंसिस्टेंट रहा है, कितना नहीं रहा। अब देखो, पहले के जमाने में आज के जमाने में बहुत फर्क आ गया दिन रात का। पहली बात तो टेक्नोलॉजी का फर्क आ गया, है ना। दूसरी बात क्या है कि आप लोग यहाँ पर बात करें तो जो कंडीशंस है, जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस है, उसमें भी थोड़ा सा यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर चेंज देखने को मिला है। रीजन बताता हूँ आप लोगों को, है ना। ग्लोबली अगर मैं बात करूँ ज्योग्राफी के अंदर कैसे चेंज आ गया कि अर्बनाइजेशन हो गया। अब जो फॉरेस्ट है ना, फॉरेस्ट अब उतने नहीं बचे जितने पहले हुआ करते थे, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, रेनफॉल का रिकॉर्ड तो रखते हैं हम लोग, रेनफॉल का रिकॉर्ड रहता है हमारे पास कि पिछले 30 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल का हमारे पास रिकॉर्ड रहता है ना। लेकिन पहले बता रहा था कुछ और बारिश बताता था, पुराना कुछ और बारिश बताता है, नया कुछ और बारिश बताता है ना। और आपको यहाँ पर मान लो कोई डैम वगैरह कंस्ट्रक्शन करना है, तो आप लोग क्या सोच के करते हैं कि यार यहाँ पे पहले देखिए इस जगह पे ऐसा तो नहीं होता ना कि हर 10-20 साल में एक बार बाढ़ आ जाती है, हर 20-30 साल में बाढ़ आती है, नहीं आती। तो वो रिस्क वगैरह लेके चलते हैं हम लोग, है ना। तो हमें यहाँ पर पहले पता होना चाहिए कि इस रीजन में, इस जियोग्राफी में कहीं ऐसा तो नहीं हर 10-20 साल में एक ऐसी बाढ़ आ जाए कि मेरा डैम टूट जाए, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी आप लोगों को यहाँ पर ध्यान में रख के चलनी होती है ना। इसलिए आपको रेनफॉल का डाटा आप लोगों के पास मौजूद होना चाहिए कि हर पिछले में 50 साल, 60 साल, 70 साल का डाटा मैं यहाँ पर लेके चलूँ, ठीक है। लेकिन चूंकि पुराना डाटा, नया डाटा, दोनों के दोनों में डिफरेंस बहुत है, क्योंकि पहले टेक्निक उतनी अच्छी नहीं थी, अभी टेक्निक खराब, अभी टेक्निक बहुत ज्यादा डेवलप हो गई है, लेटेस्ट चीजें आ गई काफी सारी, है ना। और साथ में बात करें तो ज्योग्राफिकल कंडीशंस में भी बहुत सारा चेंज आपको यहाँ पर देखने को मिला है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या करके चलते हैं, हम लोग यहाँ पर बात करके चलते हैं। हम यहाँ पर जितना भी मेरे पास यहाँ पर दे रखा है ना, उस सबको हम यहाँ पर रिवर्स डायरेक्शन में हम लोग यहाँ पर कहते हैं, रिवर्स ईयर्स के टर्म में मैं यहाँ पर आपको जमा कर देता हूँ। तो लेट मी से मैं यहाँ पर हर साल का डाटा जो है यहाँ पर इसमें पुट करते चल रहा हूँ, है ना। और ये जो है आप लोगों को यहाँ पर किस किस के बीच में करना है, किस किस के बीच में करना है, तो ये आप लोगों को यहाँ पर रहेगा, इस साइड आपको रखना है अक्यूमुलेटेड रेनफॉल, इस साइड आपका रहेगा अक्यूमुलेटेड रेनफॉल। इस साइड लिखना अक्यूमुलेटेड रेनफॉल एट एक्स, जिसको आप लोग रिप्रेजेंट करेंगे समेशन ऑफ पी एक्स है, ठीक है। यहां लिखेंगे अक्यूमुलेटेड एनुअल रेनफॉल, नीचे लिखता हूं थोड़ा सा, है ना। यहां लिखेंगे अक्यूमुलेटेड एनुअल रेनफॉल ऑफ 10 स्टेशन में, ठीक है। चलो, अब ये मैंने यहां पर क्या लिखा है, अब इसका मतलब आप लोग अच्छे से समझना। पहले देखो, मैंने लिखने के लिए पहले ही बना दिया डायग्राम, ताकि आप लोगों को यहाँ पर दिक्कत ना है। अब समझाने के बाद देखो, तो मैंने बोला कि ज्योग्राफिकल कंडीशंस में चेंज होने की वजह से आपका हो सकता है रेनगोज यहाँ पर अलग वैल्यूज दिखाने लग जाए। यानी कि होता है ना कि भाई हर साल, जैसे कि मान लो मैं कह देता हूँ कि आपका खुद का शहर है, आपका खुद का शहर जो भी मान लो, लाइक से जैसे जयपुर को मान लेता हूँ फिलहाल, कोई भी शहर XYZ, मैंने जयपुर मान लिया, या दिल्ली मान लो, है ना। जैसे मान लो लेट मी से दिल्ली के रिकॉर्ड में देखता आ रहा हूँ,
तो दिल्ली के रिकॉर्ड में क्या हुआ कि 2001 से जो पुराना डाटा है, यानी कि मैं कह दूं कि 1971 से डाटा ले रहा हूं मैं, 71 से लेके मैंने 2000 तक का डाटा देखा, तो 2000 तक के डाटा में मेरे को ऑन एन एवरेज दिख रहा है कि हर साल जो बारिश है ना, हर साल ईयरली बारिश के बारे में मैं बात करूं तो ईयरली बारिश जो है वहां पर 100 सेंटीमीटर के आसपास हो रही है। ठीक है, हर साल जो है 100 सेंटीमीटर के आसपास बारिश हो रही है। लेकिन एकदम से मेरे को देखने को मिला कि 2002 से ना जो एवरेज निकल के आया, या हुआ होगा कि वहां पर कोई टेक्नोलॉजिकल चेंज हुआ होगा, या फिर आपने गोजेस की जगह प्लेस वगैरह कुछ भी चेंज किया होगा, हो सकता है गोजेस की प्लेसेस चेंज किया हो, या हो सकता है पहले किसी और टेक्नोलॉजी से आप लोग यहाँ पर रीडिंग लेते थे, आप कोई और टेक्नोलॉजी से रीडिंग लेने वाले हो, है ना, या एकदम से कोई ऐसा ड्रास्टिक चेंज आ गया वहां पर, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो उनकी वजह से क्या हो सकता है कि आप लोगों को 2001 के बाद से क्या देखने को मिला, 2001 के बाद से जो एवरेज था ना वो घट के आप लोगों को ऑन एन एवरेज देखने को मिला कि पहले बारिश 100 के आसपास हो रही थी, अब इधर दिखा रहा है 70-75 के आसपास, 75-75-75-75, 75-74-75-74, 75-74-73 इसके आसपास ही बारिश आपको दिखा रहा है ना। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि एकदम से क्या हुआ कि 2001 से एवरेज इधर चल रहा है और इसके बाद से एवरेज इधर चल रहा है। पूरा मामला होता है ना कि पूरा डाटा में लगता है यार इस डाटा में कुछ तो गड़बड़ है ना। इसको बोलते हैं कि डाटा आपका कंसिस्टेंट तरीके से नहीं है ना, कंसिस्टेंट तरीके से नहीं है। अब चूंकि नई टेक्नोलॉजी अभी आई है तो अभी वाले डाटा पे तो मैं भरोसा कर सकता हूं कि यार अभी तो मैं खुद जाके ले रहा हूं, तो अभी वाला डाटा मेरे लिए रिलायबल है। पुराना वाला डाटा को आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा कि यार पुराना डाटा भी आज के अकॉर्डिंग बना लेता हूं, ताकि आगे जो डैम वगैरह कुछ भी बनाऊंगा, कोई भी अदर हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर में बनाऊंगा तो इस डाटा से बनाऊंगा, क्योंकि पुराना डाटा जो है वो गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है मेरे को, है ना। तो गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो गलत तरह से मैं यहाँ पर डिजाइन कर पाऊंगा, डैम की डिजाइन नहीं कर पाऊंगा, उन फ्लड्स को जो आने वाली थी उनको मैं यहाँ पर प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए मैं यहाँ पर पुराने डाटा को चेंज करते हुए चलता हूँ, है ना। तो जो डाटा रहेगा वो पुराने डाटा को चेंज करते हुए चलेंगे, नए डाटे को नहीं छेड़ते अपन, है ना। तो हम यहाँ पर इस पूरे में हम यहाँ पर लेट मी से मैं यहाँ से बना के चल रहा हूँ। मैं फिलहाल देखो 2010 से लिख लेता हूँ ना, तो ये मैंने लिख दिया 2010 का डाटा है, 2010 का डाटा है, यहाँ पे पुट करो। अब यहाँ पर देखो वो ये एक्स एक्यूमुलेटेड रेनफॉल एट एक्स, ये वो गोज है जिस गोज का डाटा चेंज हुआ है दिल्ली का। अब दिल्ली के आसपास की आपने यहाँ पर 10 स्टेशन सेलेक्ट किए जहां का डाटा आपके पास ऑलरेडी है, जहां का नॉर्मल चला हुआ है, जहां के में एवरेज में फर्क नहीं आया, जहां पे दिक्कत नहीं दिखा रहा है ना। देखो सीधी सी बात है, सारे रेनगोज स्टेशन पे दिक्कत नहीं आएगी, एक रेनगोज स्टेशन में दिक्कत आएगी, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम हो या फिर चाहे हो सकता है कि गोज को बीच में उठा के शिफ्ट कर दे। जैसे आज मैं यहाँ से रिकॉर्डिंग ले रहा हूँ, कल को मैं उठा के वहां से रिकॉर्डिंग लेने लग रहा हूँ, है ना। ठीक है, तो जगह प्लेस चेंज करने पे भी दिक्कत आती है, यहाँ पर भी दिक्कत आती है ना। ठीक है, बाकी चेंज आने के रीजन बहुत सारे हैं, लेकिन कंसिस्टेंट नहीं होने के रीजन जो है मेनली दो ही है। चेंज क्यों क्यों हो सकता है वो भी मैंने बताया, इसलिए हम पुराना डाटा को नए वाले के हिसाब से हम लोग यहाँ पर सेट करते हैं। ठीक है, चलो तो हमने यहाँ पर क्या किया, जिसका डाटा चेंज हुआ है ड्रास्टिक तरीके से उसको यहाँ पटका, और जो आसपास के 10 रेनगोज स्टेशन है उनको हमने यहाँ पर पटका। ठीक है, अब यहाँ पर 2010 का डाटा है, यहाँ पर 2009 का डाटा है, यहाँ पर 2008 का डाटा रखो, यहाँ पर 2007 का डाटा रखो, फिर आप लोगों ने यहाँ पर देखा 2006, 2005। ठीक है, अब मान लेता हूं, अब देखो यार बिल्कुल बैक में नहीं लेके जा रहा, अब मैंने कह दिया कि सर यहां से ना आप लोगों को 2005 से आप लोगों को यहां पर देखने को मिला कि यहां से आपको चीजें अलग देखने को मिल रही है ना, चीजें आपको अलग देखने को मिली। अब जो डाटा है वो ये हो गया, अब जो डाटा है वो ये वाला हो गया, है ना। अब यहां पर 2004 से ये रीडिंग दिखा रहा है, ये 04 की रीडिंग है ना, ये 03 की रीडिंग है, और ये 2002 की रीडिंग है ना। ठीक है, चलो तो यानी कि यहाँ पर दिक्कत आपको दिखा रहे हैं, है ना। यानी कि आपको पता चल गया कि यहाँ पर जो स्लोप रहेगा ना, स्लोप चेंज हो जाएगा, आसपास के 10 वाला और ये वाला, है ना। ये देखो एकदम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से शो करेगा आप लोगों को, है ना। और यहाँ पर जो कि देखो इसके जस्ट बगल वाले स्टेशन में भी आप देखते ना यार, ऐसा तो है नहीं आपके जस्ट बगल वाला शहर जो है, अगर मैं एक ही जगह की बात करूं तो इस जगह पे और इस जगह पे जो है लगभग सेम बारिश होती है यार, है ना। तो आप लोगों को यहाँ पर ये जो है बिल्कुल कंसिस्टेंटली बिल्कुल इस तरह से देखने को मिलेगा पूरा का पूरा रिकॉर्ड, है ना। रिकॉर्ड बिल्कुल स्ट्रेट लाइन देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको स्लोप प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, यानी कि यहाँ से पता चला कि 2005 के बाद से जो है, या 2005 से जो पिछला वाला साल है, या 2005 के बाद, जिसे भी कहना चाहो, इन दोनों के स्लोप में बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो फिलहाल हम यहाँ पर इसको सुधारते हैं, सुधारने के लिए आप लोग यहाँ पर ही काम करते हैं। चलो सुधारने की कोशिश करते हैं। चलो अब इसको सुधारेंगे साहब, है ना, सुधारेंगे कैसे कि मान लो मैं अब यहाँ पर कौन से वाले रिकॉर्ड सुधारूंगा, ये नए वाले सुधारूंगा, पीछे वाले सुधारूंगा, पीछे वाले।
तो कोई भी डाटा सुधारना आपको XYZ, मैं यहाँ पर 2002 वाला डाटा सुधार के बताता हूँ आपको, है ना, 2002 वाला डाटा सुधारना। जैसे कि अब आप लोग यहाँ पर चाहते हैं कि सर अब मैं यहाँ पर इस X की प्रेसिपिटेशन को करेक्ट कर दूं, ये करेक्टेड प्रेसिपिटेशन है, करेक्टेड प्रेसिपिटेशन ऑफ स्टेशन X अकॉर्डिंग टू द न्यू कंडीशन। अब मैं 2002 की कंडीशन को नया बनाऊंगा, ये 2002 की कंडीशन को नया बना रहा हूं। इस 2002 वाले को अगर मैं डाटा को करेक्ट करूं, देखो ऑब्वियस बात है, यहां पर ये वाली वैल्यू ना, ये आपको यहां पर गलत दिखा रही है, जबकि एक्चुअल में कितना होना चाहिए था ये डाटा एक्चुअल में यहां पर ये इतना होना चाहिए था, इतना होना चाहिए। देखो ये इतनी स्लोप आप लोगों को दिखानी चाहिए थी, लेकिन स्लोप दिखा रहा है यहां पर, है ना। यानी कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो ये पॉइंट ना यहां पर आना चाहिए था, आपका ये वाला पॉइंट यहां पर आना चाहिए था, है ना। तो ये तो आप लोगों को फॉल्स दिखाएगा और ये वाला एक्चुअल आप लोगों को वैल्यू दिखाएगा, है ना। तो आप लोगों को क्या करना है, देखो तो आप लोगों को क्या करना है, पुराना देखो जो गलत डाटा है, गलत डाटा को आपने रखा बिल्कुल, तो यहां पर जो ये है देखो आपको नया करेक्टेड डाटा चाहिए, तो करेक्टेड डाटा के लिए आप लोग यहां पर करेक्शन रेशियो ले लेंगे। देखो स्लोप को तो सही करना है, देखो सर यहां से ये स्लोप ये दिखा रहा है, यहां से आपको स्लोप ये करनी है ना, ठीक है। तो हम लोग यहां पर जो करेक्टेड स्लोप है और एक्चुअल स्लोप है उन दोनों को देख लेते हैं। तो देखो आपको पता है, तो आपको यहां पर क्या करना है, आपको बस स्लोप करेक्शन अप्लाई करना है। स्लोप करेक्शन कैसे अप्लाई होगा, करेक्टेड स्लोप अपॉन एक्चुअल स्लोप। ये लो साहब, ये आप लोगों ने यहां पर कर दिया, यानी कि ये जो स्लोप है ना, ये स्लोप है, देखो यहां पर ये वाली स्लोप है और यहां पर ये वाली स्लोप है, तो यहां पर मैंने क्या किया, इसको हमने यहां पर नई स्लोप से मल्टीप्लाई कर दिया और पुरानी स्लोप से डिवाइड कर दिया, तो आपको यहां पर क्या दे देगा, यहां पर ये नया डाटा दे देगा, ये यहां पर स्टेब्लिश हो जाएगा, है ना। अब देखो यहां पर स्लोप में देखो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो दोनों जगह सेम ही है। अगर मैं इस डिस्टेंस को, अगर यदि यहां पर इस डिस्टेंस को मैं यहां पर a लिखूं और इसको मैं c लिखूं, अगर मैं इसको a लिखूं इसको मैं c लिखूं, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूं कि जो नया डाटा रहेगा उसको मैं लिख सकता हूं px इंटू c बाई a भी लिख सकता हूं, इस डिस्टेंस से भी मल्टीप्लाई कर सकता हूं, है ना। क्योंकि स्लोप के अंदर भी देखो ना, स्लोप निकालोगे तो निकाल के लिख लो यार, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। देख लो ये लो साहब, ये पॉइंट जो है आपका अल्टीमेटली यहां लाई करना चाहिए था, आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, ये आपकी यहां पर ये एक्चुअल में यहां पर दिखा रहा है, यहां पर दिखा रहा है, तो आपने कुछ नहीं किया। देखो आपने क्या किया है कि करेक्टेड स्लोप है अपॉन एक्चुअल स्लोप है, इस रेशियो से, करेक्शन रेशियो से डिवाइड कर दिया, सॉरी मल्टीप्लाई कर दिया इस रिकॉर्ड को, है ना। तो आप लोग यहाँ पर 2002 के रिकॉर्ड को इस तरह से सही कर पाएंगे, है ना। चलो तो डबल मास्क कर्व टेक्निक आप लोग क्यों यूज करते हैं, टू चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ प्रेसिपिटेशन रिकॉर्ड, तो यही ऑप्शन सही है, ठीक है, कंप्लीट है बिल्कुल। कंसिस्टेंसी को चेक किया, देखो दोनों कंसिस्टेंट नहीं है डाटा, यहां से डाटा कंसिस्टेंट होना 2005 से चेंज हुआ है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक ड्रेनेज कोएफिशिएंट जो है वो क्या कहलाता है। देखो एक ड्रेनेज कोएफिशिएंट आपका वो ड्रेनेज को दिखाएगा, सीधी सी बात है। तो ड्रेनेज कोएफिशिएंट आप लोगों का डिसाइड करते हैं हम लोग कि 24 घंटे में कितना पानी मेरे यहाँ पर कैचमेंट एरिया से बाहर जा सकता है, उसको हम लोग यहाँ पर मीटर में या सेंटीमीटर में जैसे भी एक्सप्रेस करेंगे उसको ड्रेनेज कोएफिशिएंट कहते हैं। जैसे कि लेट मी से कि ड्रेनेज कोएफिशिएंट मैं लिखता हूं 1.5 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब होता है, इसका मतलब है कि एक दिन में टोटल 1.5 सेंटीमीटर पानी आप लोगों का क्या कर सकता है, बाहर चला जाएगा कैचमेंट एरिया से। एक दिन में ये पानी कहां चला जाएगा, ये पानी बाहर चला जाएगा, एग्जिट हो जाएगा आपका, है ना, एग्जिट लिख देता हूं, है ना, एग्जिट हो जाएगा कहां से, कैचमेंट एरिया से, कैचमेंट एरिया से, ठीक है। तो एक ड्रेनेज कोएफिशिएंट जो है ये आपको बताता है कि पिछले 24 घंटे में कितने सेंटीमीटर का पानी हमारे यहाँ पर खाली होगा। सीधी सी बात है ना, आपकी बारिश होगी तो पानी भर जाता है, सीधी सी बात, शहर में पानी भर जाता है। अब पानी किस रेट से निकल रहा है ना, तो एक दिन में कितना पानी उतरेगा उस पूरे के पूरे वैल्यू को आप लोग ड्रेनेज कोएफिशिएंट बोलते हैं। पिछले 24 घंटे में कितना पानी उतरा, दैट विल बी टर्म्ड योर ड्रेनेज कोएफिशिएंट। तो ड्रेनेज कोएफिशिएंट क्या कहलाता है, तो देखो डिसाइड्स द चॉइस ऑफ द मेथड ऑफ द ड्रेनेज। क्या ड्रेनेज कोएफिशिएंट बताता है कि कौन सा मेथड कर रहे हैं हम ड्रेनेज करना है, ये सिर्फ ये दिखाता है कि 24 घंटे में कितना पानी उतर गया है। डिसाइड्स द काइंड ऑफ क्रॉप दैट कैन बी ग्रोन ऑन द लैंड। क्या ये डिसाइड करेगा कि कौन सी क्रॉप उगानी है, अरे नहीं। It is the depth of water that can be removed from drainage area in unit time। बिल्कुल सही बात है, यही दिखाता है कि 24 घंटे में कितना पानी आपका निकला है, उसी को बताता है। It is the flow of water, नहीं फ्लो नहीं, flow of the water from the soil into the lateral पर नहीं, ये आपको दिखाता है कि 24 घंटे में या यूनिट टाइम के अंदर कितना पानी आप लोग का निकला। जैसे मैंने कह दिया ना कि इसको जनरली हम लोग यहाँ पर 24 घंटे के हिसाब से मान के चलते हैं।
एक दिन के हिसाब से मानेगा कि एक दिन में कितना पानी निकले, ये इसका ड्रेनेज कोएफिशिएंट आपको दिखाता है। तो ड्रेनेज कोएफिशिएंट इट इज द डेप्थ ऑफ वाटर दैट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ड्रेनेज एरिया इन द यूनिट टाइम। एक डबल मास कर्व जो है ये आपका यूजफुल है किसके लिए? आप गेस करोगे मिसिंग डाटा, नहीं मिसिंग डाटा नहीं है, पुराना डाटा आपके पास है उसको आप लोग सही कर रहे हैं, है ना। मिसिंग डाटा के अंदर आप लोग यहाँ काम नहीं लेते हैं, स्टोरेज का कंप्यूटेशन नहीं करते हैं। स्टोरेज चेक करने के लिए आप लोग यहाँ पर क्या करते हैं, वाटर बजट इक्वेशन को लगाते हैं, बट ये काम आप लोगों का नहीं है। स्टोरेज की कंप्यूटेशन एनालिसिस के लिए वो करते हैं हम लोग। फ्रीक्वेंसी का एनालिसिस आप लोग नहीं कर रहे हैं, उसके लिए अलग मेथड्स हैं। कंसिस्टेंसी का एनालिसिस करते हैं, डाटा मेरा कितना कंसिस्टेंट रहा है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following points should be kept in mind while selecting site for rainbow station? देखो मैं पहले आपको बता देता हूँ, सारे के सारे ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ, 2019 में आया हुआ सवाल है ना। देखो सबसे पहला क्या है, सबसे पहली पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि देखो ग्राउंड, देखो आप रेनबोज है ना स्टेब्लिश कर रहे हो, है ना। रेनबोज स्टेशन आपको क्या बताएगा? रेनबोज स्टेशन इज नथिंग बट दी, अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आया आप ये समझो, एक सिलेंड्रिकल आप लोगों ने यहाँ पर वेसल रखा हुआ है, एक सिलेंड्रिकल वेसल है। अब आप लोगों ने यहाँ पर इसका एरिया आपको पता है, देखो ऑब्वियस बात है, आप डिब्बा लेके आओ, डिब्बे का एरिया आपको पता है, डिब्बे का एरिया आपको पता है ना, इसका एरिया आपको पता है ऑलरेडी, ठीक है। और एरिया नहीं भी पता है तो भी चल जाएगा आपके पास काम ना, आपके पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि ये डिब्बा है, इस डिब्बे का आप लोगों को यहाँ पर जाके आपने यहाँ पर रख दिया। अब बारिश आएगी तो बारिश का पानी क्या होगा, डिब्बे में कलेक्ट हो जाएगा बिल्कुल। अब इस पानी को आप लोग क्या करें, एक मेजरिंग ट्यूब के अंदर आप लोग यहाँ पर जाके पटक दें, है ना। अब देखो मेजरिंग ट्यूब जो है, मैंने डायग्राम तो अलग सा बना दिया है, ये इस तरह का है, नीचे की तरफ वो निकली रहती है, क्या बोलते हैं, हाँ। इस मेजरिंग ट्यूब में जाके आप लोग इसको क्या करें, भर दें। तो ये ना डेप्थ दिखा देती है ऑलरेडी, इस पर ना डेप्थ लिखी हुई होती है कि कितनी डेप्थ की पानी, कितना डेप्थ का रेनफॉल इसमें इकट्ठा हुआ है, तो डेप्थ दिखाता है, डायरेक्ट डेप्थ दिखाता है। मेजरिंग ट्यूब है ना, ये आपको डायरेक्ट डेप्थ बता देती है, ठीक है। या फिर आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि कितना पानी है, इस पानी का वॉल्यूम आपको पता ही है, एरिया इसका पता ही है, डेप्थ का आपको पता चल जाएगा, ठीक। कितना वॉल्यूम का पानी है तो आपको पता चल ही जाएगा, एरिया आपको पता ही है, तो उस हिसाब से आप लोग कर सकते हैं ना। मेजरिंग ट्यूब में डाल दो या फिर डायरेक्ट, है ना, उसमें डेप्थ ऑलरेडी मेंशन है, सीधा डेप्थ निकल के आ जाएगी, खत्म कहानी, ठीक है। चलो अब यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इसमें बारिश का पानी कलेक्ट होगा, उसके हिसाब से पता चलेगा कितने सेंटीमीटर की रेनफॉल आपको हुई है, ठीक है। वॉल्यूम में क्यों नहीं एक्सप्रेस करते सर? वॉल्यूम में इसलिए नहीं एक्सप्रेस करते क्योंकि वॉल्यूम में अगर पानी को एक्सप्रेस करने लगे ना, जो टोटल अमाउंट की रेनफॉल आ रही है वो बहुत ही ज्यादा ह्यूज नंबर की हो जाएगी, है ना, ठीक है। वो नंबर सिस्टम आप लोगों का गड़बड़ा जाएगा, इसलिए आप लोग सेंटीमीटर में मेजरमेंट करते हैं। अच्छा देखो, अब देखो जो ग्राउंड है ना जिसपे आप लोग ये रख रहे हैं रेनबोज, तो ग्राउंड मस्ट बी लेवल्ड, सबसे पहली बात ग्राउंड मस्ट बी लेवल्ड, ठीक है। लेवल होना चाहिए ग्राउंड जहां पर रख रहे हो, ऐसा नहीं, अब यार सीधी सी बात है ना, आप लोग रख रहे हो ना इसको प्रॉपर तरीके से, जिसके अंदर पानी का मेजरमेंट लोगे तो बारिश कितनी आई जमीन में, तो ये प्रॉपर तरीके से लेवल्ड ग्राउंड पे रखना है, ऐसा नहीं तिरछा रख दिया यार। अगर इसको तिरछा रख दोगे तो पानी कहां कलेक्ट होगा यार? क्या जितना पानी आना चाहिए तो पानी कलेक्ट होगा? नहीं होगा ना उतना पानी कलेक्ट। तो आप लोगों को कलेक्शन प्रॉपर तरीके से हो, इसलिए आप लोग यहाँ पर ग्राउंड आपका लेवल होना चाहिए। और साथ के साथ ही यहां पर ये जो कैच सरफेस है ना, ये हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, एकदम हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, एंड हॉरिजॉन्टल कैच, ठीक है। ये कैच भी हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, ये ऊपर का वेसल भी अच्छा होना चाहिए, ये भी हॉरिजॉन्टल रहना चाहिए, पानी इसमें इकट्ठा हो रहा है वो भी हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से मतलब रखना है आपको, है ना। सेकंड नंबर पे आप लोगों को यहां पर बता दूं कि गोज मस्ट बी सेट नियरर टू ग्राउंड, nearer to ground and should be sufficiently high to prevent splashing। अब देखो ये क्या लिख रहा है मैंने, देखो ये मैं क्या लिख रहा हूं, देखो कि आपको ना जो गोज रखना है वो ग्राउंड के पास में रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि देखो ऊपर जो हवा चलती है, देखो छत पे बढ़िया हवा लगती है ना आपको, ग्राउंड पे हवा लगती है कि नहीं लगती ना, तो विंड कंडीशन आप लोगों की यहाँ पर डिफर नहीं हो ग्राउंड से, इसीलिए आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। देखो विंड कंडीशन डिफर करेगी ना तो ही लफड़ा है, क्योंकि विंड के साथ हवा क्या करती है, फुहानों को उड़ा के ले जाती है, तो जितना पानी यहाँ आना चाहिए ना उतना पानी आता नहीं है, इसलिए आपको ग्राउंड की
विंड कंडीशन के साथ ही अकॉर्डिंग ही काम करना है, तो आपको ग्राउंड पे जो विंड कंडीशन है उसी हिसाब से आप लोग काम करेंगे, तो वही आप लोग यहाँ पर पूरा मामला सेट रखना है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि ग्राउंड पे रखने के चक्कर में ऐसा कर दें कि पानी का बूंद यहाँ नीचे पड़ रही है ग्राउंड में और उछल के स्प्लैश करते हुए, स्प्लैशिंग करते हुए थोड़ा सा पानी इसमें एक्स्ट्रा आ रहा है, तो ये भी आप लोगों का डाटा क्या कर देगा, गलत कर देगा। तो स्प्लैशिंग को भी बचना है और फ्लडिंग से भी बचना है। कहीं ऐसा ना हो कि ये इसको नाली के पास रख दिया, नाली का पानी पूरा भर गया इसमें, है ना, तो डाटा आप लोगों का यहाँ पर गलत नहीं हो जाए, इसलिए स्प्लैशिंग से भी बचाना है, स्प्लैशिंग से भी बचाना है, आपको फ्लडिंग से भी बचाना है, और विंड कंडीशन को नॉर्मल बनाने के लिए आपको यहाँ पर नियर टू द ग्राउंड सेट करना है। ठीक है, थर्ड पॉइंट, ठीक है, कि गोज को ना, गोज साइट मस्ट बी फेंस्ड by 5.5 by 5.5 मीटर स्क्वायर एरिया। देखो अब देखो क्या है कि देखो जानवर वगैरह आ सकते, देखो आपने यहाँ पर क्या किया, गोज को लिया, इस डब्बे को जाके कहीं पे रख दिया और रख के आप लोग यहाँ पर आ गए, क्योंकि देखो दिन भर तो आप लोग उस पर नजर रखेंगे नहीं, है ना। अब मान लो बीच में क्या हुआ, गाय वगैरह या कोई भी आप लोग, कोई भी एनिमल आके आप लोगों को यहाँ पर क्या कर गया, इस पानी को क्या कर गया, या इसको गिरा गया, है ना, इस पानी को आप लोगों को गिरा गया, तो आप लोगों का डाटा खराब हो जाएगा, आप लोगों को डाटा लेने को मतलब सेंस नहीं निकला, है ना। तो यहाँ पर इससे बचने के लिए आप लोग फेंसिंग भी करके रखेंगे 5.5 में 5.5 मीटर के एरिया की। ठीक है, नाउ नेक्स्ट नो ऑब्स्ट्रक्शन यहां पर ना, और साथ में अब देखो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने ये रखा हुआ है, आप लोगों का यहाँ पर डिब्बा रखा हुआ है, आप लोगों ने वेसल रखा हुआ है, रेनगोज रखा हुआ है, और इसके पास में बिल्डिंग हो। देखो क्या होता है, देखो अगर यदि मान लो यहाँ पर बिल्डिंग है आप लोगों की, है ना, और यहाँ पर आप लोगों ने ये रखा हुआ है, मान लो बारिश बारिश जो है, बारिश के साथ साथ हवा भी है और पानी इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो इसमें तो पानी कलेक्ट ही नहीं होगा इस गोज में, दिस इज द रेनगोज, और ये बिल्डिंग है आप लोग की, है ना, तो पानी तो इसमें यहाँ पर इकट्ठा होगा क्या, नहीं होगा। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि इसके आसपास में नियर अबाउट में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। अब ऑब्स्ट्रक्शन के लिए ना मैं आप लोगों को डिस्टेंस बता देता हूँ, कितने डिस्टेंस पे आपको बनाना है। तो नो ऑब्स्ट्रक्शन कहां तक नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम ऑफ 30 मीटर और ट्वाइस द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या तो ऑब्जेक्ट की हाइट के दोगुना, यानी बिल्डिंग है तो बिल्डिंग के दोगुने हाइट के डिस्टेंस पे कुछ नहीं होना चाहिए, या फिर 30 मीटर जो भी ज्यादा हो, इतनी डिस्टेंस आपको रखनी किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन से। ठीक है, तो ये कंप्लीट है। अब देखो इनमें से आप सारे के सारे पढ़ के देख ले। पहला, द साइट वेयर अ रेन गोज सेट अप, एक सेकेंड, द साइट वेयर अ रेन गोज इज सेट अप शुड बी क्लोज टू द मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, साइट जो है वो हमेशा मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी। देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आपके डिपार्टमेंट से, डिपार्टमेंट की जैसे नहीं, अरे भाई मेरे को रिकॉर्ड तो हर जगह का लेना है, मेरे को लेह लद्दाख का भी लेना है, मेरे को यहाँ पर इंडिया में लेना है, मेरे को रेगिस्तान में भी जाना है, रेगिस्तान का भी रिकॉर्ड लेना है, मेरे को यहाँ पर न्यू दिल्ली का भी लेना है, सब जगह लेना है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का जो हेडक्वार्टर है वो आप लोग का न्यू दिल्ली के अंदर है, और अगर मैं वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करूँ, WMO इंटरनेशनली, तो उसका हेडक्वार्टर जो है जेनेवा स्विट्जरलैंड में, बता देता हूँ फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। तो क्या सिर्फ दिल्ली के अंदर रिकॉर्ड लेंगे क्या, नहीं लेंगे, आपको हर जगह का रिकॉर्ड चाहिए, ऑल ओवर द इंडिया का रिकॉर्ड चाहिए, और इंडिया का रिकॉर्ड चाहिए, इसीलिए आप लोग यहाँ पर ध्यान देके चल रहे हैं, पहले बता देता हूँ, है ना। तो इसीलिए आप लोग यहाँ पर सिर्फ मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी के पास में नहीं लेंगे, आप कहीं भी लग सकते हैं, किसी भी आप लोग को हो सकता है, इनएक्सेसिबल एरियाज के अंदर भी आपको यहाँ पर रिकॉर्ड रखने की जरूरत पड़े। रेनगोज जो है आपको हिल के टॉप पे रखना चाहिए, नहीं मैंने अभी बोला नहीं, बिल्कुल ग्राउंड पे रखना है, बिल्कुल प्रॉपर ग्राउंड में रखना है, ऐसा नहीं हिल के ऊपर रखना है आप लोगों ने। एक फेंस को आप लोग इरेक्ट करो to protect the rainbows from cattle etc should be located within twice the height of the fence। नहीं, मैंने आपको बोला कि फेंस जो है 5.5 बाय 5.5 मीटर के एरिया में करनी है, ऐसा कोई हाइट वाइट का कोई फिक्स नहीं है ना। तो फेंसिंग आपको 5.5 बाय 5.5 मीटर में करनी है, और ये सब नहीं है ना। ये तो बात वैसे सही है, यहाँ तक तो बात सही थी, यहाँ तक तो बात सही थी। should be located within twice the height of fence, नहीं ऐसा नहीं। The distance between the rainbow and the nearest object should be at least twice the height of the object। बिल्कुल सही कह रहा है, ये डी ऑप्शन मेरा करेक्ट है ना, या तो 30 मीटर या ट्वाइस द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे इसने दे रखा है तो ये डी ऑप्शन हम यहाँ पर इसको टिक करके देंगे, लास्ट वाला। ठीक है, बढ़ते हैं। एक लेक है जिसका एरिया है 15 किलोमीटर स्क्वायर का,
ऑब्जर्वेशन करना है आपको हाइड्रोलॉजिकल वेरिएबल के थ्रू, और आप लोगों को यहाँ पर पूरा का पूरा आप लोगों को डाटा दिखाना है कि बारिश आई पूरे साल में, ये इनफ्लो इतना आ रहा है, आउटफ्लो इतना आ रहा है लेक के अंदर। ठीक है, चलो दिस इज द लेक, दिस इज द लेक। अब इस लेक के अंदर जो है बारिश जो टोटल आई है ये आई है आपकी 700 mm, 700 mm, या फिर मैं इसको लिख देता हूं 0.7 मीटर। ठीक है, पूरे साल में पर ईयर, पर ईयर। ठीक है, जो इनफ्लो है यानी कि यहां पर जो पानी आ रहा है ना लेक के अंदर, लेक के अंदर जो पानी आ रहा है वो आ रहा है आपका 1.4 मीटर क्यूब पर सेकंड की रेट से, और लेक से जो पानी जा रहा है वो जा रहा है 1.6 मीटर क्यूब पर सेकंड की रेट से। अज्यूम करो कि यहां पर और कोई पानी आप लोगों का नहीं एक्सचेंज हो रहा लेक और ग्राउंड वाटर, यानी इसका पानी ना जमीन में नहीं जा रहा है, यानी कि मान लो अभी मान के चलो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मान के चलो कि इसका पानी इन्फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा है, इन्फिल्ट्रेशन आप लोगों का 0 है, तो इवापोरेशन कितना होगा? यानी कि इसने क्या क्या बोला है, जिसने जो बोला है सिर्फ उतनी चीजें मानो। इसने बोला यहाँ पे बारिश हो रही है, सरफेस इनफ्लो आ रहा है, सरफेस आउटफ्लो आ रहा है और इवापोरेशन हो रहा है, इनके अलावा कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी मत मानो, है ना। ठीक है, तो आपको यहाँ तो पता ही है ना कि सर कि क्या आप लोगों का पूरा मामला यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, चलो तो देखो अभी आप लोगों को यहाँ पर एक बात बता देता हूँ, वाटर रिलेटेड क्वेश्चंस देंगे, है ना। तो आप लोगों को जो स्टोरेज के अंदर जो टोटल चेंज है ये करना है आपको 0, क्या करना है, डेल एस की वैल्यू कर दी 0। ठीक है, आप लोगों को मानना है कि जो है आप लोगों का कोई किसी तरह से आप लोगों का लेक के अंदर पानी जो है जितना था उतना का उतना ही आप लोगों का रहेगा। डेल एस का मतलब क्या होता है, डेल एस का मतलब चेंज इन स्टोरेज, चेंज इन स्टोरेज, है ना। देखो कितनी बारिश, कितना पानी आ रहा है आपका लेक के अंदर, उतना पानी आपका जा रहा है, ये आपको मान के चलना और आपको बताना पूरा मामला क्या रहने वाला है ना। ठीक है, चलो तो आप लोग जो वाटर रिलेटेड इक्वेशन क्या कहती है, वाटर रिलेटेड इक्वेशन कहती है कि जो चेंज है वो क्या बताता है कि कितना आपके पास इनफ्लो आया है, कितना आपके पास आउटफ्लो आया है, इसका रिजल्टेंट आपको बताएगा कि कितना जो है चेंज स्टोरेज के अंदर देखने को मिलेगा। ये वाटर रिलेटेड इक्वेशन कहती है ना। ठीक है, फिलहाल प्लस और माइनस को मैं आप लोगों को अप्लाई नहीं करता हूँ, डायरेक्टली अप्लाई करके बताता हूँ, है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ एस बराबर आई माइनस ओ, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो आपको बताता है कि चेंज कितना होगा स्टोरेज के, चेंज इन स्टोरेज, है ना। चलो कि कितना पानी आया, कितना गया, कितना वॉल्यूम का पानी आया, कितना पानी गया है वो आपको बताएगा। ठीक है, चलो अब देखो आने वाले जो है वॉल्यूम ऑफ इनफ्लो जो है वो आप लोग यहाँ पर देखो, तो आई की वैल्यू जो वॉल्यूम ऑफ इनफ्लो है उनको सबसे पहले बताओ आप लोग। इनफ्लो वॉल्यूम कौन कौन से, देखो तो इनफ्लो वॉल्यूम है एक तो आ रहा है आप लोगों को 1.4 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, अब ये पूरे साल का निकालना है आपको, कितना पूरे साल का, इन ईयर आप लोगों को निकालना है। तो 1.4 है, 1.4 अब ये दे रखा है आपको मीटर क्यूब पर सेकंड में, अब सेकंड में दे रखा है ना, तो ये देखो मीटर क्यूब तो है लेकिन सेकंड में दे रखा है, तो सेकंड को चेंज करने के लिए सेकंड से आप लोग 365 दिन पूरे साल का निकालेंगे, बिल्कुल 365 इंटू आप लोग यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे 24 इंटू 60 इंटू 60। ठीक है, ये आप लोगों का पूरे ईयर के अंदर कितना इनफ्लो, इससे कितना पानी आएगा, प्लस एक इनफ्लो आ रहा है आपका 0.7 मीटर। ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल 0.7 मीटर, लेकिन ये आप लोगों का है मीटर। ठीक है, यहां पर अभी आप लोग मीटर क्यूब, ये केस में मीटर क्यूब में, ये आपका किसमें मीटर में, तो इसको मीटर क्यूब कैसे बनाएंगे, 0.7 मीटर की बारिश हो रही है एक साल में, तो ये तो हो गया ना आपका सिर्फ मीटर, 0.7 मीटर तो क्या आ गया, डेप्थ ऑफ वाटर है। यहां पर हमने वॉल्यूम लिया मीटर क्यूब में, देखो 1.4 मीटर क्यूब पर सेकंड है, तो आप लोग इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे कि सर जो लेक का एरिया है 0.7 मीटर की बारिश हुई है इस पूरी जगह पे, कितने एरिया में बारिश हुई है, तो आपके 15 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में बारिश हुई, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 15 किलोमीटर स्क्वायर से, 50 इंटू 10 की पावर आप लोग यहां पर कर देंगे 6, पूरा मामला मीटर क्यूब में आ गया। तो जो टोटल इनफ्लो है वो कितना निकल के आया, इसको हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करने पे हमारा जो आंसर आ रहा है, एक मिनट में कैलकुलेट कर लेता हूँ ना, देखो मेरे पास यहाँ पर आंसर आ रहा है 54650,400 मीटर क्यूब। ठीक है, अब बात करते हैं आउटफ्लो की। आउटफ्लो की, तो आउटफ्लो में आपको एक आउटफ्लो तो दिख रहा है, एक आउटफ्लो 1.6 है ना, तो इसको कर देंगे 1.6 मीटर क्यूब है, सेम इंटू 365 इंटू 24 इंटू 3600 है ना, प्लस में इवापोरेशन। अब इवापोरेशन की वैल्यू क्या होगी वो आपको नहीं पता है अभी, है ना, वो आपको कितनी होगी वो आपको नहीं पता है। इसको अभी आप लोग यहां पर कैलकुलेट कर लें, 1.6 इंटू 365 इंटू 24 इंटू 3600 है ना, तो यहां पर जो आउटफ्लो आपको देखने को मिला है, ये आउटफ्लो की वैल्यू है 50457
5600 प्लस ई। ठीक है, पूरा मामला मीटर क्यूब में। तो चेंज इन स्टोरेज आप लोग निकाले, चेंज इन स्टोरेज 0 है, यहां पर पुट कर देता हूं I माइनस ओ की वैल्यू, है ना। तो देखो, तो 54 यहां से आप लोगों को इवापोरेशन निकाल पाएंगे आराम से, है ना। देखो, तो चेंज इन स्टोरेज जो है वो आप लोगों का बराबर बनेगा किसके साथ, 5465 0400 माइनस 50457 और ये आप लोगों का इनफ्लो है, ये माइनस आउटफ्लो, तो माइनस का ई बराबर 0। ठीक है, तो ई बराबर आप लोगों के पास यहां पर आंसर आ जाएगा, कितना आ रहा है देखो, तो ये आपका आंसर है 4192800, है ना, ये मीटर क्यूब में। अच्छा, आंसर किस में दे रखा है, आंसर मीटर क्यूब में दे रखा है क्या, नहीं दे रखा है ना। तो आप लोग इसको ई को कन्वर्ट कर लेंगे मीटर के अंदर, तो एरिया से डिवाइड कर देंगे ना, तो इसको डिवाइड कर देंगे आप लोग यहाँ पर एरिया से, डिवाइड बाय 15, तो आप लोग का यहाँ पर आंसर आ जाएगा। देखो मैं बताता हूँ, ये 4192800 को डिवाइड कर देंगे आप लोग एरिया से 15 इंटू 10⁶, है ना, कि कितना पूरा इस एरिया में, इस लेक वाले एरिया में कितना इवेपोरेशन, है ना। तो आंसर आएगा मेरा 0.27952। तो आंसर है लगभग बराबर, ये मीटर के अंदर है ना, ये मीटर क्यूब में था, ये मीटर स्क्वायर में, मीटर में आंसर है। तो आप लोगों का जो आंसर है ये आप लोग यहाँ पर mm में दे देंगे, 280 mm। देख लेना 279 है ना, देखो 279 और 2795 आया ना, 279.5 mm है ना, तो लगभग 280 mm आप लोग यहाँ पर करेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। आप चाहें तो उसको पहले डेप्थ में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो मैंने वॉल्यूम में निकाला ना, आप लोग वॉल्यूम में मत जाएं, आप लोग डेप्थ में चले जाएं। आप लोग क्या करना, इसको ना, ये जो है ना, ये मीटर क्यूब पर सेकंड जो है ना, इससे हमने ईयरली निकाला ना, इससे हमने ईयरली हमने मीटर क्यूब के अंदर चेंज किया था, इस मीटर क्यूब को चेंज करके पहले डेप्थ में कन्वर्ट कर लेते हैं आप लोग, या फिर देख लो जैसा भी आप लोगों को सही लगे, एक साथ कैलकुलेशन, है ना, कर सकते हैं। देयर आर वेरियस वेज, मैं आप लोगों को यहाँ पर आंसर्स दे दिए। नेक्स्ट, एक कैचमेंट है जहां पर 6 रेनफॉल स्टेशन है, कितने, 6 रेनफॉल स्टेशन। एक साल के अंदर एनुअल रेनफॉल जो रिकॉर्डेड किया था वो ये है। अगर हम 10% एरर माने एस्टिमेशन में, तो आप लोगों को ऑप्टिमम नंबर ऑफ स्टेशंस कितने चाहिए। देखो, ऑप्टिमम नंबर ऑफ स्टेशंस का मतलब है कितने नंबर ऑफ रेनबोज उस पूरे एरिया में चाहिए। अगर मैं ये मान के चल रहा हूं कि 10% मेरे से यहाँ पर मिस्टेक हो सकती है एस्टिमेशन करने में, चलो तो देखो, तो नंबर ऑफ है ना, नंबर ऑफ ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेनबोज स्टेशन, ये आप लोगों को यहां पर निकाल के देते हैं। इसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है ना वो है CV/E, ये परसेंटेज में रखेंगे तो परसेंटेज ई लिख देता हूं का स्क्वायर। यहां पर CV दिखाते हैं आपको कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है आप लोग निकालते हैं सिग्मा बाय P जहां पर यहां पर एवरेज है इनटू 100। ठीक है, यहां से आपको कितने नंबर ऑफ रेनबो स्टेशन सच में चाहिए किसी एरिया में। देखो सीधी सी बात है, एक कैचमेंट एरिया है, एक आपका जैसे आपका शहर है, आपके शहर में कितने रेनबो स्टेशन आपको चाहिए, या आपके स्टेट में आपको कितने रेनबो स्टेशन आपको चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। तो कितने नंबर ऑफ रेनबो स्टेशन चाहिए, तो उसका फॉर्मूला है CV/E। CV निकालते कैसे हैं कि कैसे आप लोगों को स्टैंडर्ड डेविएशन कितना चल रहा है, कितना डेविएशन आ रखा है, यानी कि आपको पहले पता होना कितना डेविएशन है, एवरेज से कितना डेविएशन आप लोगों को दिख रहा है बारिश में। ये बारिश का एवरेज बारिश है पूरे एंटायर स्टेट की, और आप लोगों का डेविएशन कितना है कि किस एरिया में, किस रीजन में कितनी बारिश हो रही है। अगर डेविएशन है उसके हिसाब से कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालेंगे, कितनी एरर के साथ आप देखना चाहते हैं, वो आप लोग को ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेनबो स्टेशन आपको देता है। ठीक है, चलो तो इसको हम लोग यहां पर कर लेते हैं। आप लोगों को स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू दे रखी है 35.4, एवरेज आप लोग यहां पर जो है आप लोगों को दे रखा है 118.6। अच्छा, सब कुछ ही दे रखा है किसने, चलो इनटू 100, यहां से इसको कैलकुलेट कर लो आप लोग कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है। चलो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है, चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो 35.04 को डिवाइड कर लो 118.6 है, तो आप लोगों का ये निकल के आएगा 29.5446%। ठीक है, चलो अब यहाँ CV निकल गया, तो N तो निकाल सकते हैं कितने नंबर ऑफ रेनबो स्टेशन चाहिए, है ना, N। तो N की वैल्यू निकल जाएगी आपकी 29.5446 डिवाइड बाय 10 करोगे, और इसका आप लोग देखो ये भी परसेंटेज में, ये भी परसेंटेज में रखा है ना, इसका स्क्वायर कर दोगे तो देखो ये लगभग आपको 2.9 वैल्यू दे रहा है। तो लगभग ये मिला के आप लोगों को वैल्यू देगा, देखो
ये वैल्यू देगा आपको 8.72 के आसपास। लेकिन अब देखो चूंकि 8.72 रेनबो स्टेशन नहीं लगा सकते आप लोग, इसलिए लगभग आंसर आप लोगों को यहाँ पर 9 स्टेशन आपको लगाने पड़ेंगे। देखो इसमें ये देखा करो आप डायरेक्टली, है ना, कि कितनी भी वैल्यू दे रहा होगा लेकिन आप लोगों को 9 ही स्टेशन लगाने पड़ेंगे। 8.72 ऐसे करके तो स्टेशन नहीं लगेंगे ना। हाँ बिल्कुल, तो 9 ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेनबो स्टेशन आपको चाहिए। कभी कभी क्या कहता है, कभी कभी ना यहाँ पर नंबर ऑफ रेनबो स्टेशन की जगह यहाँ पर पूछते हैं नंबर ऑफ एडिशनल रेनबो स्टेशन। तो 6 पहले लगे हुए हैं और आप लोगों को 9 निकल गए हैं, तो एक्स्ट्रा कितने लगाने पड़े, 3 लगाने पड़े। कभी ये भी ऑप्शन में दे देता है, आप लोग पूरा सवाल सही करके लास्ट में भी फंस सकते हो। तो पूछना नंबर ऑफ एडिशनल पूछ रहा है या फिर टोटल नंबर ऑफ पूछ रहा है। अगर टोटल लिखा है ना, जैसे यहाँ 2 लिखा है तो टोटल लिखा है तो 9 आंसर है। यहाँ पर एडिशनल लिख देता ना ये, तो आंसर 3 आता, क्योंकि 9 है, 6 पहले लगे हुए हैं। देखो 6 पहले लगे हुए हैं, है ना। ठीक है, इस तरह से भी सवालों को ये घुमा देता है ना। ठीक है, चलो मिलते हैं बाकी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय।